नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिम एजुकेशन में। तो दोस्तों आज हम जो है अपनी 11वीं कहानी पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जो है अपनी 10 कहानियाँ पहले ही कंप्लीट कर ली हैं, तो उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा या ऊपर आपको आई बटन दिख रहा होगा, वहाँ पे भी जो है इसका लिंक दे दूँगा। उसकी हमने जो है एक प्लेलिस्ट बना के रखी है, तो वहाँ से जो है आप सारी कहानियाँ जो है आप जो भी हमारे नेट के सिलेबस में लगी है वो आप वहाँ से जो है पढ़ सकते हैं। पूरी कहानियाँ जो है वहाँ पे दी है, उनके मुख्य बिंदु दिए गए हैं, तो पात्रों के नाम वगैरह सब कुछ दिया गया है, तो वहाँ से जो है आप पढ़ लें। तो आइए शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है उसने कहा था। उसने कहा था कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखी है। पहले हम जो है इसके लेखक का परिचय जानेंगे। तो लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका जन्म जो है 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन जो है 12 सितंबर 1922 में हुआ था। इनके जन्म स्थान की बात करें तो जन्म जो है इनका जयपुर राजस्थान में हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश है। तो ये भी आप याद रखना, जो है मूल निवास इनका, जो मूल निवासी कहाँ के थे, तो ये जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के थे। इनकी रचनाओं की बात करें तो कहानी सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। और अगर इस कहानी की बात करें, उसने कहा था कहानी में जो है इनके 10 पात्र हमें देखने को मिलते हैं। 10 पात्रों में 9 पात्र पुरुष पात्र हैं और 1 स्त्री पात्र है। स्त्री पात्रों में जो है सूबेदारनी है। पुरुष पात्र की बात करें तो लहना सिंह जो है इस कहानी का मुख्य पात्र है, कहानी का नायक है। अन्य पात्रों की बात करें तो सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह सूबेदारनी का होरा लड़का, वजीरा सिंह, अतर सिंह लड़की का मामा, महा सिंह सिपाही, लपटन सिंह, अब्दुल्ला, डाक बाबू और पोलू राम। यह कहानी जो है 5 भागों में है। उसने कहा था कहानी जो है प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। मार्मिक कहानी है ये कहानी आज के प्रेमी प्रेमिकाओं की तरह ना तो कोई प्रेम सप्ताह मनाती है और ना ही कोई प्रेम दिवस। आज इस कहानी के लिखे जाने के 100 साल बाद भी जो है हिंदी में प्रेम कहानियों का जब जिक्र होता है तब बहुतों की स्मृति में पहले इस कहानी का नाम आता है। इसके बाद बात करें तो BBC के एक सर्वेक्षण के मुताबिक उसने कहा था कहानी सिर्फ प्रेम कथाओं में ही नहीं बल्कि हिंदी की 10 बेमिसाल कहानियों में भी शामिल है। तो ये जो है एक श्रेष्ठ कहानी है। तो कहानी का जो टाइटल है वो है उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आइए जो है इसका हम सार पढ़ते हैं। पूरी कहानी है इसमें। तो कहानी की शुरुआत जो है यहाँ से होती है कि बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की ज़बान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के, तो ये देखिए अमृतसर का जो है जिक्र आया है इसमें, तो ये भी याद रखना आप, अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावे। जबकि बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से ढूंढते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट यौन संबंध स्थिर करते हैं, कभी उसके गुप्त गोया अंगों से डॉक्टर को लजाने वाला परिचय दिखाते हैं, कभी राह चलते पैदल की आंखों के ना होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पैरों की चींथ कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड़ी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ कर बचो खालसा जी, हटो भाईज, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा कहते हुए सफ़ेद फेंटों, खच्चरों और बतकों के कन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल से राह कहते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं है कि उनकी जीभ जलती ही नहीं जलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई यदि कोई बुढ़िया बार बार चिटौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी बचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीने जोगे, हट जा कर्मा वालिए, हट जा। इसके बाद बात करें तो पुता प्यारिए, बच जा लंबी बलिए, समष्टि के इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है। तो ये जो है आप याद रखना, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक पर दुकान पर आ मिले। उसके बालों और उसके ढीले सूतने से जान पड़ता है कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया।
दुकानदार एक परदेशी से गुथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी गिने बिना हटता ना था। तेरा घर कहाँ है? मगरे में। और तेरा मांझे में, या कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में। वह मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के आया हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले और कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई। लड़का मुंह देखता रह गया। तो यहाँ पे जो है कुड़माई का मतलब है मंगनी। ये भी याद रखना, जो है ये पूछ लिया जाता है कभी कभी। अभी भी नेट के एग्ज़ाम में जो है पूछ लिया गया था कि कुड़माई का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है मंगनी, याद रखना आप। इसके बाद है कि दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ या दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? उसका उत्तर वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई है। कब? कल। देखते नहीं या रेशम का कड़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की सीट ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छाबड़ी वाले के दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते को पत्थर मारा। गोभी वाले ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहा कर आती हुई एक वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं जाकर घर पहुंचा। होश में आओ, कयामत आई है और लपटन साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या? लपटन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा है और बातें की है। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू। मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए। धोखा है। सूबेदार कीचड़ के चक्कर में काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन में मेरे पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आवे। खंदक की बात झूठ है। चले जाओ, खंदक के पीछे से ही निकल जाओ, पता तक न खड़के। देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यही ऐसी तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म है। जमादार लहना सिंह, तो लहना सिंह जो है यहाँ पे आगे मुख्य पात्र हैं, ये कथा के नायक हैं, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है। उसका हुक्म है, मैं लपटन साहब की खबर लेता हूँ, पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं, 10 लाख। एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। तो ये भी याद रखना आपकी, यहाँ पे कहा गया है कि एक अकालिया, एक अकेला मतलब सिख जो है 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लपटन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार से बांध दिया। तार के आगे सूत की गुत्थी थी, जिसके सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सिलाई जलाकर गुत्थी रखने लगा। बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ की दिया सिलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब के गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन गाट कहते हुए चित्त हो गया। लहना सिंह ने तीनों गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर जो है सिगड़ी के पास ले आया, लिटाया। जेबों की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। इसके बाद साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगाधरी के ज़िले में नीलगायें होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सींग की मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लपटन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सिखाए? हमारे लपटन साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज़ भी नहीं बोला करते थे। लहना सिंह ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े के से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले। लहना सिंह कहता गया कि चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें होनी चाहिए। 3 महीने हुए। एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। औरतों को बच्चों को बच्चे होने का तावीज़ बांधता था और बच्चों को दवाइयाँ देता था। चौधरी ने बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते। हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गोहत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता कि डाक खाने के से रुपये निकाल लो। सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलू, तो ये देखिए पोलू राम जो है एक डाक बाबू है, ये भी याद रखना आप।
पोलूराम भी डर गया था। मैंने मुल्ला की दाढ़ी मोड़ दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था कि जब मेरे गांव में अब पैर रखा तो साहब की जेब में से पिस्तौल चलाकर लैना की जांघ में गोली लगी। इधर लैना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब के कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बौधा चिल्लाया, क्या है? लैना ने उसे तो यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का कुत्ता आया था, मार दिया और औरों से सब हाल कह दिया। बंदूकें लेकर सब तैयार हो गए। लैना ने साफा फाड़ कर घाव दोनों तरफ से पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस ही था। पट्टियों से कसने से लहू बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों के बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरों को रोका। यहाँ थे 8। लैना सिंह तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जो है जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े मिनटों में वे अचानक आवाज़ आई, वाह गुरुजी की फतेह, वाहे गुरुजी दा खालसा। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठों पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्कों के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने से लैना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिखां दी फौज आई। वाह गुरुजी दी फतेह, वाह गुरुजी दा खालसा। 70 सिरी अकाल पुरुष। तो और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या खेत रहे थे और करा रहे थे। सिखों में जो है 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में गोली आर पार निकल गई थी। लैना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को जो है खंदक की गिली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर जो है कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर नहीं हुई कि लैना सिंह का दूसरा भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल कर आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षय नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी कि बाणभट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी। जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था तो सूबेदार लैना सिंह ने सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कर रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी और की खाई वालों ने सुन ली। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुँची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लैना सिंह की जांघ पर पट्टी बंधवानी चाहिए। बौधा सिंह ज्वर से बर्रा रहा था पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। वह गाड़ी में लिटाया गया। लैना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लैना ने कहा, तुम्हें बौधा की कसम है, तुम्हें सूबेदारनी जी की सौगंध है तो इस गाड़ी में ना चले जाओ और तुम मेरे लिए वहाँ पहुंचकर गाड़ी भेज देना और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते ही मैं खड़ा हूँ। वजीरा सिंह मेरे पास ही है ही। अच्छा, पर बौधा गाड़ी पर लेट गया। भला अब आप भी चढ़ाओ। सुनिए तो सूबेदारनी होरा को चिट्ठी, तो ये देखिए सूबेदारनी जी का नाम जो है होरा है, ये भी याद रखना आप। होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ियाँ चल पड़ी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लैना के हाथ पकड़कर कहा, तुम मेरे और बौधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा? साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी से तू खुद ही कह देना उसने क्या कहा था, वह पूछता है। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लैना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों में जो है रंग साफ हो जाते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लैना सिंह 12 वर्ष का था। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ था। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे 8 साल की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है कि तेरी कुमाई हो गई तो वह धक्के कर जो है भाग जाती है। एक दिन वैसे ही पूछा तो हाँ कल हो गई, देखते नहीं या रेशम के फूलों वाला सालू, या सुनते ही लैना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब लैना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है।
8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही ना रहा, ना मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर ज़मीन के मुकदमे की पैरवी करने वह घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली, फ़ौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोदा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते ही हमारे घर होते आना, साथ चलेंगे। सूबेदार का घर रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लैला सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। जब चलने लगे तो सूबेदार बेड़े से मैं निकल कर आया और बोला, लैला सिंह, सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लैला सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है कब से, रेजिमेंट के क्वार्टरों में भी तो कभी सूबेदार के घर लोग नहीं रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। असीस सुनी। लैला सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं, तेरी कुड़माई हो गई, धत्कल हो गई। देखते ही रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव वह निकला। वजीरा सिंह पानी पिला। उसने कहा था स्वप्न चल रहा था। सूबेदारनी कह रही है कि मैंने तेरे आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है। पर सरकार से हम तीमियों की एक घघरिया पलटन क्यों ना बना दी, जो मैं भी सूबेदारनी जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फ़ौज में भर्ती हुए और उसे भी 1 वर्ष हुआ। उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी लौटने लगी। अब दोनों जाते हैं। मेरे भाग तुम्हें याद हैं। एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों पर चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्त पर खड़ा कर दिया था। उससे ऐसे ही इन दोनों को बचाना। मेरी अपेक्षा है कि तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती होंगी। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लैला सिंह भी आंसू पहुँचता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। लैला सिंह का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आध घंटे तक लैला फिर चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर जो है मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही कहा। वजीरा ने वैसा ही कहा। हाँ अब ठीक है, पानी पिला ले बस। अब के हाड़ में यह आम फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही बड़ा यह आम। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 67वीं सूची मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिंह राइफल्स जमादार लैला सिंह। तो इस प्रकार जो है लैला सिंह अंत में जो है शहीद हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उसने कहा था, ये कहानी जो है हजारी प्रसाद चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी ने लिखी है। तो ये हमारी जो है सिलेबस की जो है 11वीं कहानी थी। इससे पहले हमने जो है 10 कहानियाँ पहले ही पढ़ ली है। उसके लिए हमने जो है एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना के रखी है। तो आप जो है प्लेलिस्ट में जो है सभी कहानियाँ जो है देख सकते हैं। उसका लिंक मैं जो है ऊपर आई बटन में दे के रखूँगा, तो वहाँ से जो है आप सारी कहानियाँ देख सकते हैं। तो इस प्रकार जो है ये वीडियो समाप्त हो जाती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद जो है अगली कहानी जल्द ही अपलोड कर दूंगा मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।